अर्ज़ पाक और मसीहत का ताल्लुक है तो नाजुक डोरियों की मानद, मगर है ये अटूट चट्टान की तरह जिस पर बहुत सी आंधियाँ आईं, मुसीबतें खड़ी हुईं, लेकिन ये ताल्लुक आज तक चला आ रहा है। इस पर तासुब की गहरी गटाएं तो छाईं, इस पर नफ़रत के बादल तो बरसे, मगर इन सारी बातों के बावजूद उभरता और सिर्फ उभरता गया। इस मुल्क के मसीही नौजवान के कंधे पर एक तरफ तो बोझ मसीहत का है और दूसरी तरफ इस मुल्क की जिम्मेदारी का। एक तरफ किरदार साजी और दूसरी तरफ अपनी काबिलियत के ज़रिए से इस मुल्क को बुलंदियों पर पहुंचाना है। और जब भी इस नौजवान को मौका मिला है और मिलेगा, वो इस धरती के लिए मिट जाएगा, लेकिन इस धरती के अलम को कभी गिरने नहीं देगा। इस ममलिकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, ममलिकत का इससे कोई सरोकार नहीं। Having life and the property and the religious belief should be fully protected by the state at any cost. इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसका इब्तदाई नाम अवामी जमहूरिया पाकिस्तान था, में 2017 ही में हुई मरदमशुमारी के मुताबिक मसीही आबादी का तनासब तकरीबन 2% है। अगरचे ये ख्याल किया जाता है कि बरसगीर में मसीहत का सूरज 16वीं सदी बाद अज़ मसीह में मगरबी मिशनरियों की वसातत तलू हुआ, मगर ये बात सच्चाई से बहुत परे है, क्योंकि बरसगीर में मसीहत की तारीख के निशानात और आसार के मुताबिक मसीहत यरूशलेम की गलियों में जन्म लेने के चंद साल बाद ही यहाँ आन पहुंची। मगर ये बात भी सच है कि मौजूदा कलीसियाए पाको हिंद जो 16वीं सदी में यहाँ आए मगरबी मिशनरी साहिबान की काविशों का समर है, क्योंकि उन्होंने यहाँ आकर मुगलिया सल्तनत के दौर में मसीहत की रूह को बहाल किया, जिसका तज़किरा हम तफसीलन थोड़ी देर में करेंगे। शामी कलीसियाई रवायत के मुताबिक मुक़द्दस तोमा रसूल, जिन्हें रसूल हिंद भी कहा जाता है, तकरीबन 52-53 बाद अज़ मसीह में इंडिया की एक रियासत जिसका मौजूदा नाम केरला है, वहाँ पर पहुँचे और मसीहत को वहाँ पर लेकर आए। ब्राह्मणों ने इंजील के पैगाम को कबूल करने में पहल की। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ क्रिश्चियनिटी के मुताबिक मुक़द्दस तोमा रसूल तकरीबन 70 बाद अज़ मसीह में रावलपिंडी के एक मुकाम टेक्सला पर पहुँचे, जो आज मौजूदा पाकिस्तान का हिस्सा है। इसका मतलब ये हुआ कि इंजील के पैगाम ने इस सरजमीन को पहली ही सदी के आगाज़ में छू लिया और मसीहत के नक्शे कदम जो इस खित्ते में पड़े, उसकी तारीख तकरीबन 2000 साल पुरानी। मगर बदकिस्मती और लाइल्मी की वजह से हमारी तारीखी और मुआशरती कुतब में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता और ऐसे मालूम होता है जैसे तारीख इसके बारे में बिल्कुल खामोश है। मसीही रवायात के मुताबिक मुक़द्दस तोमा रसूल मालाबार बंदरगाह के रास्ता से केरला में दाखिल हुए और वहाँ पर 7 कलीसियाएं कायम की। न सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने तमिलनाडु की रियासत में भी कलाम की मुनादी की। तकरीबन 1542 बाद अज़ मसीह में जेज़ुइट फ्रांसिस ज़ेवियर बर्रे सगीर में पहुँचे
और रोमन कैथोलिक का काम यहाँ पर जोरों शोर से शुरू कर दिया। फिर 1706 में 2 जर्मन प्रीस्ट बनाम बार्थोलोम्यू जिंगनबालग और हेनरी प्लूटोशाओ ने प्रोटेस्टेंट कलीसिया की बुनियाद भारत की रियासत तमिलनाडु में डाली। 17वीं सदी के आगाज में बरतानवी सल्तनत ने एक तजारती कंपनी बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी को कायम किया। इस कंपनी का वाहिद मकसद मुगलिया दौरे सल्तनत में तजारती सरगर्मियों को बजा लाना था, लेकिन थोड़े ही अरसा में इस कंपनी ने इस सरजमीन के अहम तरीन और बड़े वसाइल पर अपने कदम जमा लिए। नतीजतन उन्होंने बहुत मुनाफा कमाया और इस अर्ज के ज़्यादातर इलाकों पर काबू पा लिया। बरतानवी सल्तनत की तजारत के लिए ख्वाहिश ने मिशनरियों के लिए आने के लिए रास्ता तैयार किया। इन मिशनरियों ने अपने ख़ानदान को छोड़ दिया ताकि वो खुदा की बुलाहट को जो उनकी ज़िंदगियों के लिए है उसे पूरा कर सकें, और अपनी शहाना ज़िंदगी को गुर्बत की कुर्बानगाह पर इसलिए नज़र कर दिया ताकि जिनसे कभी मोहब्बत नहीं की गई, हमेशा गुलामी में रखा गया और मुसलसल रद्द कर दिया गया था, उनको मसीह की खातिर जीत सकें। मिशनरी ने यहाँ आते ही इस बात की अशद ज़रूरत महसूस की कि यहाँ के लोगों को तरक्की याफ्ता दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तालीम की ज़रूरत है। इस अमर में विलियम केरी की खिदमात बहुत अहम हैं, जिन्होंने 1818 बाद अज़ मसीह तक कलकत्ता में 92 स्कूलों का एक नेटवर्क कायम किया। मिशनरियों ने बरे सगीर में बहुत से अदारों की बुनियाद रखी, जिनमें से कुछ आज भी मुल्क पाकिस्तान के हदूद अरबा में हैं। उनमें से फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज, जिसकी बुनियाद 1864 में लाहौर में डाली गई, गोल्डन कॉलेज 1883 में रावलपिंडी में, और मरे कॉलेज 1889 में सियालकोट में कायम किया गया। एडवर्ड कॉलेज की 20वीं सदी के आगाज़ में पेशावर में, और किनेड कॉलेज फॉर वुमेन 1913 में लाहौर में बुनियाद डाली गई। 2 अदारों की संगे बुनियाद तकसीम पाक और हिंद के बाद डाली गई, यानी सेंट जोसेफ कॉलेज 1948 कराची में और सेंट पैट्रिक कॉलेज की बुनियाद भी कराची में 1952 में रखी गई। इन अदारों ने बहुत सी ऐसी शख्सियात को पैदा किया जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत से मुख्तलिफ तरीक़ों से खिदमात सरअंजाम दी। नामवर शख्सियात जो FC कॉलेज की मरहून मिन्नत हैं, जिनमें से चौधरी सीसल जो एक नहायत ही बहादुर जंगी सूरमा थे, और इन्होंने अपनी खिदमात सेंट एंथनी कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल भी दे रखी हैं। परवेज़ मुशर्रफ जो साबका सदर भी रह चुके हैं और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से आर्मी के लिए खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं। नॉयल अजरियल खोखर जो 23वीं डिवीज़न पर जनरल ऑफ कमांडिंग के ऑफिसर थे, और इन्होंने आर्मी के अंदर मेजर और जनरल के ओहदों पर फाइज रहकर पाकिस्तानी आर्मी की खिदमात की है। अनवर कमाल पाशा जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के निहायत ही मायानाज डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रह चुके हैं। कारोबार की दुनिया में चौधरी अहमद सईद सर्विसेज इंडस्ट्री के CEO, अनवर नसीम जो न्यूक्लियर साइंसदान और मालिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, सर अब्दुल रशीद जो पाकिस्तान के अव्वल चीफ जस्टिस होने का एजाज़ रखते हैं, यूसुफ रजा गिलानी जो साबका पाकिस्तान वज़ीर आज़म, चौधरी शुजात हुसैन साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान, साबका वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही, राव सिकंदर इकबाल साबका वज़ीर दफा, फारूक लगारी साबका सदर पाकिस्तान, और भी बहुत सी अहम शख्सियात हैं जिनका शुमार इनमें होता है। शौकत अजीज साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान, परवेज़ खटक वज़ीर आला के PK, जमशेद गुलजार कियानी चेयरमैन ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी गॉर्डन कॉलेज की देन है। NM बट जो कि न्यूक्लियर फिजिस्ट, अलामा इकबाल जो एक नुमाया जदीद इस्लामी फलसफादान, कानूनदान और सियासतदान थे, जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में एक अहम किरदार अदा किया था, और उर्दू शायरी के मायानाज शायर फैज़ अहमद फैज़ भी मरे कॉलेज की पाकिस्तान पर अनायत हैं। अब्बास खटक साहब चीफ ऑफ एयर स्टाफ पाकिस्तान एयर फोर्स, और जवेद अफरीदी जो कि हायर पाकिस्तान और पेशावर ज़ल्मी क्रिकेट के CEO हैं। एडवर्ड कॉलेज की पैदावार हैं।
मिशनरियों ने न सिर्फ तरक्की के हसूल के लिए पाको हिंद के तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाया, बल्कि पाको हिंद के सियासी निज़ाम को भी बेहतर बनाया। अंजुम और तारिक की तहकीक के मुताबिक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि एक बरतानवी मसीही थे, उन्होंने इस खित्ते के लोगों के लिए ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1885 में कायम करने में बड़ी कामयाबी पाई। मिस्टर बनर्जी, एक बंगाली मसीही, इस ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सदर मुंतखब हुए। हमारे कायदे मोहतरम जनाब मोहम्मद अली जिन्ना भी पहले इसी कांग्रेस का हिस्सा थे और उन्होंने वहीं से अपने सियासी करियर का आगाज किया। मसीहियों की ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के क़याम और उसकी तरक्की के लिए कोशिशों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आज़ादी के हसूल के लिए बरतानवी राज को तहरीक आज़ादी के ज़रिया से काफ़ी मगलूब किया। कलील अरसा बाद ही तमाम मुसलमान इस ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो गए और एक नई तहरीक का आगाज़ बनाम ऑल इंडियन मुस्लिम लीग का आगाज़ किया। इस सारे अमर में तमाम मसीही लोगों और तमाम मसीही कायदीन ने ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की भरपूर हमायत की। 1940 में एक करारदाद तमाम मुस्लिम कायदीन की वसातत बनाम करारदाद लाहौर इसी जगह पर मंजूर पाई। इस करारदाद में कलीदी मसीही रहनुमा और दूसरे अक़लियती रहनुमा भी शामिल थे। इन रहनुमाओं में एक नुमाया रहनुमा जनाब दीवान SP सिंघा साहब थे। मसीही रहनुमाओं का पंजाब की तकसीम में बहुत ही नुमाया और अहम किरदार रहा है। मसीही रहनुमाओं के वोटों के बगैर पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सकता था और इस तरह शहर लाहौर, जिसे पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है, शायद आज इस अर्ज़े पाकिस्तान के चमन का हिस्सा ना होता। लेकिन हम मसीही रहनुमाओं की मुल्क पाकिस्तान के लिए मोहब्बत और सूबा पंजाब की तकसीम में उनकी इस कोशिश के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं और उनकी मुखलसाना काविशों को सलाम पेश करते हैं, क्योंकि पाको हिंद की तकसीम के वक्त जब इस बात का फैसला होना था कि मगरबी पंजाब पाकिस्तान की झोली में डाला जाएगा या भारत ही का हिस्सा रहेगा, तो उस वक्त 88 वोटों की हिमायत ये थी कि मगरबी पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए और 88 ही वोटों की हिमायत भारत को हासिल थी। उस वक्त पंजाब असम्बली के स्पीकर आली जनाब दीवान बहादुर सिंघा साहब थे, जो कि एक मसीही थे। वो शख्सी तौर पर तहरीक पाकिस्तान और कायदे आज़म के बहुत बड़े हिमायती थे। पंजाब कानून साज असम्बली में वो और 2 और अरकान, जिनमें आली जनाब सिसल गिबन, आली जनाब फजल इलाही शामिल थे। इन्होंने मगरबी पंजाब की पाकिस्तान में शमूलियत के हक में वोट डाले, जो मिलकर 91 वोट हुए और इस तरह इंडियन 88 वोटों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मसीहियों की नाकाबिले फरामोश मेहनत के बायस मगरबी पंजाब को पाकिस्तान का हिस्सा बनने में मदद मिली। मसीहियों ने तहरीके पाकिस्तान में अनथक मेहनतों का मुजाहिरा किया और न सिर्फ ये बल्कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, तालीम, सेहत और फनून लतीफ़ा में निहायत कायलियत के साथ जाफशानी से काम किया। इस काम की संगे बुनियाद रखने का सेहरा जनाब दीवान बहादुर सिंघा साहब के सर जाता है, जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के रजिस्ट्रार के ओहदे पर फाइज रहकर शोबा तालीम में भी अपनी खिदमत सरअंजाम दी। हमारा मौजूदा मैट्रिक और इंटरमीडिएट का इम्तिहानी निज़ाम भी उन्हीं की देन है, जो आज तक काम कर रहा है। बरतानिया और पाको हिंद के मसीहों ने बरसगीर के सियासी निज़ाम को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया। मगरबी तालीम ने इस खित्ते में मसावात, आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए रास्ता बनाया। 19वीं सदी में बरतानवी राज बहुत मुस्तहकम हो गया, जिसके बायस मगरबी तसव्वुरात का इंडियन समाजी, इंतज़ामी और मजहबी ज़िंदगी पर कौमी तालीम की वजह से गहरा असर पड़ा, जिसकी इब्तिदा में इंतज़ामी सरगर्मियों का इख्तियार मसीहियों के पास था। तहरीक आज़ादी की गर्ज से सर जोसेफ बुर ने भोपाल के नवाब के लिए काम किया। मिस्टर पॉथन जोसेफ ने हिंदुस्तान टाइम्स के लिए चीफ एडिटर की हैसियत से खिदमत सरअंजाम दी और बीजी हारमनी द डेली डॉन न्यूज अखबार के एडिटर थे। बीजी हारमनी कायदे मोहतरम के बहुत ही करीबी अहबाबों में से थे। कायदे मोहतरम के साथ दोस्ती के एहतराम में उन्होंने बरतानवी राज से आज़ादी हासिल करने की लड़ाई में उनका साथ दिया, जिसके नतीजे में उन्हें जेल की सलाखों के पीछे बंद भी रहना पड़ा। कायदे मोहतरम के एक और मसीही दोस्त सर सैमुअल रंगनादार थे, जो लंदन में हाई कमिश्नर थे।
मिसिज एनी बसंत को उनकी तहरीक आज़ादी के लिए कोशिशों को सराहते हुए उन्हें थियोसॉफिक सोसाइटी यानी मजहबी अमूर की सदारत दी गई। राय बहार भी तहरीक आज़ादी के नुमाया हामियों में से एक हैं। KL कुंदन पंजाब के एक मसीही MLA थे। मिस्टर FE चौधरी एक सहाफ़ी फोटोग्राफर थे। KL रोलिया राम डॉक्टर WAC ऑरमैन और WR मैफरसन को उन 3 नशिस्तों के लिए जो मसीहियों के लिए पंजाब कानून साज असम्बली में मुख्तस थी, इंडियन एक्ट ऑफ 1919 के मुताबिक नामजद किया गया। उन्होंने बरे सगीर के लोगों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात अनथक कोशिशें की। साइमन कमीशन की नाकामी के बाद बरतानवी राज ने यह फैसला किया कि तकसीम हिंद हिंदू मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों की बुनियाद पर होगी। जब बरतानिया हुकूमत ने यह फैसला किया तो सियासी जमातों के तमाम रहनुमा कलकत्ता में जमा हुए। उन सब ने बरतानी फैसले की मजम्मत की। इस कॉन्फ्रेंस के बाद एक रिपोर्ट शाया की गई जो तहरीक आज़ादी के लिए नेहरू रिपोर्ट के तौर पर जानी जाती है। हिंदू इस कॉन्फ्रेंस में अक्सरियत होने की वजह से दूसरे तमाम मजहबी रहनुमाओं को मगलूब करना चाहते थे। इसके जवाब में कायदे मोहतरम जनाब मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 नकात पेश किए, जिसका खैर मकदम न सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि मसीहियों और दूसरी तमाम अक़लियतों ने भी किया। मसीहियों समेत दूसरी तमाम अक़लियतों ने भी हिंदू क़ियादत की मज़म्मत की और मोहम्मद अली जिन्ना की पुरज़ोर हमायत की। उस वक्त के एक मसीही रहनुमा बनाम जनाब जोशुआ फजलुद्दीन ने कहा, जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर यकीन रखते हैं वो अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं, क्योंकि ऐसा करना बड़े सगीर को मैदाने जंग बना देगा। 1932 बाद मसीह में सिखों के अलावा तमाम अक़लियतों ने एक माहदा पर साइन किया, जिसमें मुसलमान, एंग्लो इंडियन और मसीही बड़ी भारी तादाद में शामिल थे। अगरचे मुअर्रिखीन इस सारे अमर में मसीहियों की शमूलियत और कोशिश का कुछ ज़्यादा जिक्र नहीं करते। फिर 1942 में जनाब दीवान बहादुर SP सिंघा साहब ने ऑल इंडियन क्रिश्चियन एसोसिएशन की बुनियाद रखी और इस एसोसिएशन तहरीक आज़ादी पाकिस्तान की भरपूर हमायत और तकसीम हिंद में कलीदी किरदार अदा किया। अगरचे बहुत से लोग इस बात से बेखबर हैं या वो इस बात को करना जरूरी नहीं समझते, लेकिन सच्चाई को बदला नहीं जा सकता और ना ही इससे मुंह मोड़ा जा सकता है। इस एसोसिएशन ने कायदे मोहतरम और ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की आखिरी दम तक मद्दो हमायत की। ना सिर्फ ये बल्कि इस एसोसिएशन ने तकसीम हिंद के बाद भी इस बात की मांग की कि पूरे पंजाब को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए। मसीहियों ने हुकूमत को तकसीम पंजाब के खतरात से बहुत पहले आगाह कर दिया था, जो मशरकी पाकिस्तान की सरहद पर वाक़ था, जो बाद में टूटकर बांग्लादेश बन गया। दूरअंदेशी पंजाब मशरकी पाकिस्तान को आने वाले वक़्त में तहफ़्फ़ुज़ और मदद फराहम कर सकता था, जिससे मुल्क 2 हिस्से होने से बच सकता था। 1945 और 1946 बाद मसीह में बरसगीर में इलेक्शन करवाए गए ताकि अक़लियती अवामुल नास की राय को जाना जा सके कि वो अलहदगी चाहते भी हैं या नहीं। मुस्लिम लीग ऑल इंडिया क्रिश्चियन एसोसिएशन की पुरज़ोर हमायत से वो इलेक्शन जीत गए, जिसने हिंदुस्तान की तकसीम के लिए रास्ता हमवार किया। और जब सरहदों की तकसीम हुई तो मसीही कायदीन ने जनाब SP सिंघा की क़यादत में अपना बयान यूं रिकॉर्ड करवाया कि मसीही आबादियों और लोगों को मुस्लिम आबादियों में शामिल किया जाए। होना तो ये चाहिए था कि तमाम लोग मिलकर मुल्क पाकिस्तान की सालमियत, तरक्की और बका के लिए काम करते और इसे दुनिया की बुलंदियों पर ले जाते, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद नफरत और हसद के बादल मुसलमानों के खास ग्रुप की जानिब से मसीहियों और तमाम अक़लियतों के खिलाफ बरसने लगे, क्योंकि उन्हें मसावी हकूक़, इख्तियारात और इस्तेहक़ाक़ मंजूर नहीं था। यहाँ तक कि कायदे मोहतरम को बरतानवी एजेंट के इल्ज़ामात से बुलाया गया। मसीहियों ने उनके साथ खड़े होकर उनकी हौसला अफजाई की और हिम्मत बांधी। ये ख्याल आज भी हमारे माशरे में गालिब नजर आता है। कायदे आज़म ने अक़लियतों के मसावी हकूक़, इस्तेहक़ाक़ और शहरियत की यकीन दहानी करवाई थी। उन्होंने अपने इस वादा को पूरा किया और 11 अगस्त 1947 को बानी पाकिस्तान होने की हैसियत से पहले ही खिताब में इस बात की दोबारा यकीन दहानी करवाई। आप देखेंगे
कि वक्त गुजरने के साथ साथ हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे। मजहबी मानों में नहीं, क्योंकि ये हर फर्द का जाती अकीदा है, बल्कि सियासी मानों में वो एक ही रियासत के बराबर के शहरी होंगे। इस बात को अमली जामा पहनाते हुए उन्होंने एक हिंदू बानाम जोगिंदर नाथ मंडल को वजीर कानून, जिनकी इब्तदाई शहरियत बरतानवी थी, और फिर तकसीम हिंद के बाद उन्होंने पाकिस्तान का इंतखाब किया। लेकिन इसके 2 ही साल बाद 1950 में वो भारत में जा बसे। एक मसीही को चीफ जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी और दूसरी अक़लियतों को भी कुलीदी ओहदों पर फाइज फरमाया। क़याम पाकिस्तान के लिए मसीहों ने अहम खिदमत सर अंजाम दी। उन्होंने हिंदू अक्सरियत असूल की मजम्मत की और आज़ादी के असूल के लिए मुसलमानों का साथ दिया। 4 मसीही वोट क़याम पाकिस्तान के लिए बहुत अहम साबित हुए, क्योंकि उनकी हमायत के बगैर हिंदू तमाम अक़लियतों पर गालिब हो जाते और पाकिस्तान बनाने का ख्वाब चकनाचूर हो जाता। मसीहों की मदद की मांग हर शोबा में की गई, जब तक उनके लिए रुकावटें पैदा ना की गईं। मसीही हमेशा मुसलमानों के साथ अच्छे और बुरे हालात में खड़े रहे। लेकिन अभी क़याम पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा अरसा ना हुआ था कि कुछ लोगों की जानिब से तासुब और नफरत की जंग छिड़ गई, और इसी बना पर पंजाब असम्बली के स्पीकर जनाब SP सिंघा को भी इस्तीफ़ा देना पड़ा, क्योंकि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब एक गैर मुस्लिम हम पर हुक्मरान होगा। एहसान फरामोशी इंसानी फितरत में शामिल है। इसकी वाज़ेह मिसाल इब्तदाई लोगों की नफरत है, जिनके नज़दीक मुल्क व कौम की तरक्की से ज़्यादा बढ़कर ज़ाती व इनफरादी मफादात थे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मसीहियों की कोशिशों को, जो क़याम पाकिस्तान के लिए थी, वसी पैमाने पर नज़रअंदाज किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ी कुतब में उनके कलीदी किरदार का जिक्र किया जाता है और ना ही उनको सराहा जाता है। मसीहियों ने न सिर्फ तलीम के मैदान में बल्कि शोबा सेहत में भी अपनी नुमाया खिदमात दी है। 1947 बादज़ मसीह में जब हमारा मुल्क रोशन सितारे की तरह दुनिया के नक्शे पर उभरा, उस वक्त हमारे मुल्क में 2 मेडिकल कॉलेजेस, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर और डॉ मेडिकल कॉलेज कराची था। इन दोनों कॉलेजेस को बरतानवी मसीहियों ने कायम किया था। दुनिया के नक्शे पर उभरी नई रियासत पाकिस्तान को पनाह की तलाश में हिजरत करने वाले महाजरीन के मसाइल का भी सामना था, इसलिए उन्हें खाना, पनाहगाह और सेहत की सहूलियात मुयस्सर करना मुश्किल था। लेकिन उस वक्त भी मसीही वतन अजीज की खिदमत करने से पीछे ना हटे, बल्कि उन सब के तहफ़्फ़ुज़ बका के लिए खिदमत में जुट गए। क़याम पाकिस्तान के बाद 1948 बादज़ मसीह लाहौर में यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल नौमलूद पाकिस्तान को सेहत की खिदमत पहुँचाने के लिए कायम किया गया। हिजरत करने वाले मुहाजिरीन के कैंप UCH अस्पताल में वाघा बॉर्डर की शराकत के साथ कायम किए गए। इसी अस्पताल में पाकिस्तान की पहली ओपन हार्ट सर्जरी 1967 से 68 में डोनाल्ड ई बोस की खिदमत से सरअंजाम पाई। पैनल मेमोरियल क्रिश्चियन अस्पताल खैबर पख्तूनख्वा में कायम किया हुआ एक कदीम मिशनरी अस्पताल है, जिसके संगे बुनियाद डॉक्टर थियोडोर पैनल ने 1893 में रखी। ये अफगानिस्तान के बॉर्डर पर कायम किया गया, जहां कोई काम नहीं करना चाहता था, मगर डॉक्टर थियोडोर पैनल का कायम किया हुआ अस्पताल सेहत की सहूलियात मुहैया करने में कभी पीछे नहीं हटा। ये अफगान जंग के औकात में भी काम करता रहा और जख्मियों को तिब्बी सहूलियात फ्राहम करता रहा। इसके अलावा टैक्सला में भी एक अस्पताल 1921 में एक मसीही मिशनरी बनाम डॉक्टर ग्रेगोरी मार्टिन की वसातत टैक्सला क्रिश्चियन अस्पताल के नाम से कायम किया गया। 1947 में डॉक्टर नार्वल क्रिस्टी ने, जो एक मसीही नौजवान थे, इस अस्पताल के साथ मिलकर मुल्क पाकिस्तान की खिदमत की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट इस नौजवान माहिर चशम तबीब ने 40 वर्ष के अरसा में तकरीबन 1,08,000 लोगों की नज़र की बहाली में मदद की। वो आज भी इस खित्ते में आंखों के इलाज के एक मॉडल जाने जाते हैं। एक और नाकाबिले बयान क्रिश्चियन अस्पताल बाग क्रिश्चियन अस्पताल, जो कलंदराबाद में थॉमस बाग की काविशों से 1956 में कायम किया गया।
इस अस्पताल ने भी दिन रात मुल्क पाकिस्तान की खिदमत की और तकरीबन 400 अफराद हर रोज इस अस्पताल में आते जाते हैं। 1868 में क्रिश्चियन अस्पताल टांग एक बंगाली मसीही जॉन विलियम की मदद से बनाया गया और 1931 में मसीही मिशनरी के ज़ेरे बानी विमेन अस्पताल कायम किया गया और 1952 में एक जनरल अस्पताल कायम किया गया जो आज भी सेहत की सहूलियात फराहम कर रहा है। सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए मुल्क पाकिस्तान की खिदमात का सिलसिला जारी है और इसकी एक बेहतरीन मिसाल डॉक्टर हरून लालदीन साहब हैं, जो 1988 में मानसहरा में मुंतकिल हो गए और वहाँ उन्होंने एक छोटे से तिब्बी क्लिनिक का आगाज़ किया जो 2000 तक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते 20 बेड का अस्पताल बन गया। 2005 में आने वाले ज़लज़ले और 2010 में आने वाले सैलाब के मुतासरीन की खिदमात में इस अस्पताल ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उस वक्त यही एक अदारा था जो तिब्बी खिदमात सरअंजाम देने में सरगर्म था। तिब्बी मैदान में मसीहियों की खिदमात अनगिनत हैं। और आखिर में एक और अहम शख्सियत जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करते हुए अपनी जिंदगी गुजार दी, अगर यहाँ पर उनका जिक्र ना किया जाए तो मुल्क पाकिस्तान में मसीहियों की खिदमत में एक बड़ा खला रह जाएगा। वो एक बहादुर, जानिसार, अजहद मेहनती, मुहब्बे पाकिस्तान डॉक्टर रूथ फाव है, जिन्होंने कोढ़ जैसी अछूत बीमारी के इलाज करने में बेहतरीन, नाकाबिले फरामोश और मुहस्न इंसानियत की आला मिसाल कायम कर दी और हुकूमत पाकिस्तान ने उनके खिदमात के इवज उन्हें खलाल पाकिस्तान, खलाल इम्तियाज, सितारे कायदे आजम, निशाने कायदे आजम जैसे इम्तियाजी एजाज़ात से नवाजा, जिसकी वो मुस्तहिक भी थी और हम मुल्क पाकिस्तान का उनकी खिदमात को सराहने के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। मसीह मुख्तलिफ सलाहियतों के ज़रिया सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज में पाकिस्तान के लिए खिदमात सर अंजाम देने वालों में पहल करने वालों में से हैं। उन्होंने तब पाकिस्तान के लिए काम किया जब इसकी ज़रूरत अजहद थी। इस अमर में भी बहुत से मसीही नाम कतार में खड़े हैं, लेकिन हम यहाँ चंद एक का जिक्र करना ज़रूरी समझेंगे। सरे फहरिस्त आली जनाब जस्टिस एल्वन रॉबर्ट जूलियस हैं, जो मई 1960 से फरवरी 1968 बाद अज़म मसीह तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहम फ़राइज़ को पूरा करने के लिए ओहदा पर फाइज रहे। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सदारत की कमान को 1963 से 1969 तक संभाले रखा और हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमत को सराहते हुए उन्हें हिलाल पाकिस्तान के अवार्ड से नवाजा। इसी उम्र में एक और अहम और नाकाबिले फरामोश नाम जनाब दिलशाद नजमुद्दीन है, जो पाकिस्तान पुलिस में आईजी की खिदमत सरअंजाम देते रहे। वो 1980 की दहाई में पाकिस्तान नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो पाकिस्तान के लिए ट्यूनिस के यकसाला एम्बेसडर 1991 से 1992 तक रहे। इसी फहरिस्त में एक और अहम नाम जनाब आशर अजीम गिल साहब का है। उन्होंने एफबीआर अदारे को कंप्यूटराइज करने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने मुल्क पाकिस्तान की आर्मी की वतन अजीज के लिए कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए न सिर्फ एक ड्रामा बनाम धुआं कलम बंद किया, बल्कि उसमें लीड एक्टर के तौर पर काम भी किया, जो 1994 में पाकिस्तान टेलीविजन पर नशर होता रहा। मालकी फिल्म के लिखारी और पेशकार भी हैं। उन पर कई संगीन इल्जामात लगाए गए, जिनमें सबसे गंभीर इल्जाम ये था कि उन्होंने अपने इख्तियार का गैर कानूनी इस्तेमाल करते हुए एक गैर मुल्की कंपनी को एफबीआर की कंप्यूटराइजेशन का ठेका दिया। वो इन तमाम इल्जामात से बाइज्जत बरियुल जिम्मा हुए और फौरन इस्तीफा देकर कनाडा हिजरत कर गए, जहां अब वो एक ट्रक ड्राइवर है। ये ख्याल ही बहुत गंभीर और दर्दनाक है कि एक बासलाहियत, वफादार और ईमानदार शख्स को, जो एक रोशन सितारा था, हसद और तासुब की गुमनाम वादियों में धकेल दिया गया। और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के जरिए तो नहीं, मगर फिर भी अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए वतन अजीज की खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तान आर्मी की पाकिस्तान के वजूद के दिन ही से अजहद ज़रूरत रही है। मसीही इस मैदान में भी पीछे न रहे।
बल्कि अपने खून के एक एक कतरे को इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहा दिया और अपनी जिंदगियां इस मिट्टी को दान कर दी, जिसकी महकती खुशबू से दिल को सुकून और चैन का सांस मुयस्सर होता है। मसीहियों ने हमेशा ही से अपने मुसलमान हमवतन भाइयों के साथ मिलकर जंगों और मारका आराइयों में शमूलियत इख्तियार की, चाहे फिर वो 1948, 1965, 1971, कारगिल या ज़र्बे अज़ब जैसे नामवर जंगें हों। लेकिन बदकिस्मती से हमारी निसाबी कुतब, अशायती मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना तो ज़्यादा इनका जिक्र करता है और ना ही इन किस्सों का बयान करता है जो मुहब्बुल वतनी की सच्ची तस्वीर पेश करते हैं। GHQ शुबदा सेल के मुताबिक वतन अजीज़ की सरहदों की हिफाजत के लिए 52 मसीही जवानों ने जाम शहादत नोश किया। एयरफोर्स के ज़रिए मुल्क पाकिस्तान की खिदमत में मसीही ख़दाम की एक लंबी कतार बंधी हुई है और इस समर में एरिक गॉर्डन हॉल के नाम से आगाज़ करना मौजू होगा। 1947 बाद अज़ मसीह में उन्होंने पाकिस्तान का इंतखाब किया और रसालपुर में मुकर्रर हुए। उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के जवानों की तरबियत करने में भरपूर हिस्सा लिया। वो 1965 की जंग में इंडिया के खिलाफ एयरफोर्स मुकाबला करने में एक नुमायां कुव्वत थे, जहां उन्होंने C-30 त्यारे को भारी बॉम्बर्स में तब्दील कर दिया, जो तकरीबन 20,000 पाउंड के करीब एक भारी विस्फोटक बम था। उनकी खिदमात को सराहते हुए 1965 में उन्हें सितारा जुर्रत के एजाज़ से नवाजा गया। एयर कोमोडोर नज़ीर लतीफ़ 1950 में ग्रेजुएट हुए और 1965 में मुश्किल तरीन मगर कामयाब जवाबी हमलों की क़यादत की, जिसमें उन्होंने इंडिया के इलाका अम्बाला को निशाना बनाया। 2 मौक़ों पर उनका त्यारा दुश्मन के हमले की जद में आया, मगर वो जवाबी हमले करने के बाद कामयाबी के साथ वहां से बच निकले। उन्हें सितारे जुर्रत से नवाजा गया। विंग कमांडर मेरवन लेस्ले कोर्ट ने 1965 की जंग में स्क्वाड्रन की क़यादत की। 1967 में मेरवन जो सरगोदा एयरबेस में थे और वहां उनकी 8 साला बेटी जो स्कूल में तकरीरी मुकाबले की मशक कर रही थी, जिसका उन्वान हुब्बुल वतनी था। जब उसकी तकरीर इख्तिताम पजीर हुई तो एक बच्चा उठ खड़ा हुआ और बोला, ये मुल्क हमारा है, तुम्हारा नहीं। ये 6 अल्फाज छोटी लेज़ली पर एक बॉम्ब की तरह गिरे, हमारा तुम्हारा। क्या पाकिस्तान उन सब का नहीं जो इससे उल्फत रखते हैं? उसने उस बच्चे को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर डाला और कहा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने कहा कि मुल्क मेरा नहीं। वतन के लिए मोहब्बत से जलते हुए वालिदैन के यहाँ पैदा होने वाली बच्ची, जिसने हमेशा अपने वालिदैन को वतन के लिए मोहब्बत का इजहार करते सुना, उन्होंने अपनी हिजरत कर जाने की तजवीज़ को भी रद्द कर दिया, क्योंकि वो अपने वतन के लिए जाम शहादत पीने की ख्वाहिश रखते थे। 1971 ईस्वी की जंग में उन्होंने वतन अजीज़ की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया और इसके बाद उनकी बीवी भी पाकिस्तान में ही मुकीम होकर रह गईं, जो कि 2011 ईस्वी में वफात पा गईं। उनकी बीवी को यर्दन के शहनशाह मुअज़्ज़म हुसैन की जानिब से मेरवन की बहादुराना खदमात की सताइश में एक ख़त मौसूल हुआ। उन्होंने कलमबंद किया, बहन, शहीद के गुजर जाने का दुख ना सिर्फ पाकिस्तान को हुआ है बल्कि इसका दुख हमें भी हुआ है। मेरी ये ख्वाहिश है कि जब उनकी तदफीन हो तो उनका जिस्म पाकिस्तानी अलम में लपेटा जाए, लेकिन उनके सर पर यर्दन का अलम हो। आज भी वो ख़त उनकी बेटी लेज़ली की मलकियत में है और वो उसकी हिफाजत एक आला और कीमती ख़जाने की तरह करती है। मेरवन लेज़ली की नाकाबिले फरामोश खिदमात को सराहते हुए उनकी शहादत के मौका पर उन्हें एक दफ़ा फिर से सितारा जुर्रत से नवाजा गया। इस ज़म में बात को आगे बढ़ाते हुए एक और सुबह का रोशन सितारा जिन्होंने बहुत सारी जंगों में बहादुरी दिखाई, सिसिल चौधरी। उन्होंने 1965 ईस्वी की जंग में सरफराज रफ़ीकी की क़यादत में बहुत सारी मारका आराइयाँ की। 1965 ईस्वी की जंग में वो वाहिद फ़र्द थे जो बाहिफाजत पाकिस्तान वापस आए और इसी ज़म में उनकी खिदमात को सराहते हुए उनको सितारा जुर्रत से नवाजा गया। स्क्वाड्रन लीडर विलियम डेसमंड हॉल ने 1957 ईस्वी में पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी को ज्वाइन किया। 1965 ईस्वी की जंग में उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर 14 बमों के मिशन की क़यादत की, जिनमें आदमपुर, जोधपुर,
अम्बाला, हलवाड़ा और पठानकोट जैसे खतरनाक तरीन महाज शामिल। तमाम खतरात के बावजूद उन्होंने अपने मिशन को पूरा किया और तमाम हदाफ को सामने रखते हुए दुरुस्तगी से निशाना लगाया। उनकी बहादुरी और जुर्रत के बस उन्हें सितारा जुर्रत से नवाजा गया। 6 दिसंबर 1971 में स्क्वाड्रन कायद पीटर क्रिस्टी को जमनागर मिशन सौंपा गया, लेकिन वो उस मिशन से वापस ना लौट पाए। हुकूमत पंजाब की जानिब से उन्हें सितारा जुर्रत से नवाजा गया। पाकिस्तान एयरफोर्स के अलावा भी बहुत से आर्मी और नेवी अफसरान ने 1965 की जंग में हिस्सा लिया। ट्रेसला छाम के मुकाम पर कलोनल MW हर्बर्ट जफरवाल और शकरगार में कलोनल KM रॉय भेदिया पर, ब्रिगेडियर एंथनी लैम्ब खमकरन के मुकाम पर, ब्रिगेडियर ऑस्टिन, कलोनल LC रूथ, लेफ्टिनेंट कलोनल डेरिक जोसेफ और मेजर रमन, इन तमाम को तमगाए बसालत से नवाजा गया। मगर बदकिस्मती से मुल्क व कौम के लिए जामे शहादत नोश करने वाले नौजवान बहादुरों का जब नाम आता है तो इनकी आवाज दूर दूर सुनाई नहीं देती। खेलें इंसानी तहजीब और माशरे का बहुत ही अहम हिस्सा रही हैं और इसी तरह पाकिस्तानी खेलों की तारीख रोशन रही है। पाकिस्तान ने आला खिलाड़ियों को पैदा किया और हॉकी, क्रिकेट और स्क्वाश के मैदान में बहुत से टाइटल अपने नाम किए हैं। पाकिस्तानी मसीहियों ने अपने मुल्क के अलम को कई बैन-अल-अक़वामी खेलों के मैदान में सरबुलंद किया है, जिनमें जैक ब्रिटोजन का ताल्लुक सेंट पैट्रिक स्कूल से था। 1952 में हेलसिंकी फिनलैंड ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का शरफ पाया। वो आला पाए के ड्रिबलर और गोल शूटर थे। जैकिब हैरिस ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली और फिर एक कोच की हैसियत से भी काम किया। उन्हें 6 फर्स्ट क्लास मैचों में अंपायरिंग करने का एजाज भी हासिल है। उनकी कोचिंग से वॉलस मिथायस, खालिद वजीर, वसीम बारी और राशिद इसरार जैसे खिलाड़ी पैदा हुए, जिन्होंने बैनुल-अक़वामी टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। जॉन पर्नल पाकिस्तान के तेज तरीन रनर थे। वो 1965 से 1974 तक चैंपियन रहे। जॉन पर्नल ने म्यूनिक ओलंपिक 1972 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और 1966 और 1970 में एशियाई खेलों में बाबर मसीह, जो कि सियालकोट में पैदा हुए, उन्होंने हाल ही में स्नूकर में पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर इजाज़त जीते। वो 2016 में UAE में होने वाली चैंपियनशिप की फातेह टीम के अहम रुकन थे, जिनका इनकाद कतर में हुआ। गोल्ड मेडल जीते। गोल्ड मेडल के अलावा उन्होंने 2 सिल्वर मेडल्स और 4 कांसी के तमगे भी अपने नाम कर रखे हैं। ट्विंकल सोहेल वो पहली मसीही लड़की बनी जिसने हैवी लिफ्टिंग में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। उन्होंने एशियाई बेंच प्रेस चैंपियनशिप में 57 किलो का वजन उठाकर सोने का तमगा अपने नाम किया। अगले दिन उन्हीं मुकाबलों में सोनिया अजमत, जो एक और मसीही नौजवान लड़की है, 63 किलो वजन उठाकर सोने का तमगा जीता। जोएन थॉमस कौमी फुटबॉल टीम के लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं। शफीक मसीह का नाम उन चोटी के खिलाड़ी में आता है जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कौमी सतह पर करते हैं। वो पहली कायदे-आज़म ओपन गोल्फ चैंपियनशिप के फातिहा रहे। उन्होंने पंजाब ओपन गोल्फ चैंपियनशिप भी जीत रखी है। 2012 में अरब में होने वाली देरफ गोल्फ चैंपियनशिप में उन्होंने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। सिदरा सदफ ने बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में होने वाली साफ गेमों में पाकिस्तान के लिए चांदी का तमगा जीता। सन 2000 में पाकिस्तान की वाहिद मुस्लिम खिलाड़ी थी जिन्होंने सिडनी ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। हाल ही में एक छोटे बच्चे नदब गिल ने 1 मिनट में रियाजी के 196 सवालात का जवाब देकर अपना नाम वर्ल्ड गिनीज बुक में रिकॉर्ड करवाकर पाकिस्तान को सुरखरू किया। और अब अगर हम बात करें फनून लतीफ़ा की, तो मुख्तलिफ अकायद से ताल्लुक़ रखने वालों की तारीख बहुत ही वसी और रिच है। बहुत से मसीही सितारे जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की में अपनी कीमती खिदमात के जरिए गहरे असरात मुरतब किए हैं। इन सितारों में एक ख़ास नाम मौसीकार रोबन गोश का है, जो कि मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा शबनम के खावन थे। उनका शुमार पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम करने वाले इब्तदाई नामों में शुमार होता है।
जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बेहतर बनाने में सिरतपा मेहनत की। वो एक संगीतकार थे और उनकी तख्लीक करदा मौसीकी पाकिस्तानी फिल्मों में इस्तेमाल होती रही है। वो एक काबिल तरीन अदाकार और अपनी सलाहियतों के जरिए बेहतरीन मौसीकी बनाने के एजाज में 7 मरतबा नगर अवार्ड्स हासिल किए। उन्हें कई और नुमाया इजाज़ात से भी नवाजा गया। नोएल डियास, जो अपने नाम सलीम रजा की वजह से जाने जाते हैं, एक मसीही संगीतकार थे जिन्होंने तकरीबन 2 दहाइयां पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की खिदमत की। उन्होंने तकरीबन मुख्तलिफ मौज़ूआत की 100 फिल्मों को अपनी आवाज़ से सजाया। 1965 की जंग में उन्होंने पाकिस्तान रेडियो स्टेशन के जरिए दिन रात बगैर किसी मुआवजे के मुहब्बुल वतनी के तराने गाए। आर्थर नैयर, जो उर्फ़े आम में ए नैयर के नाम से जाने जाते हैं, 1970 की दहाई में वो एक नामवर प्लेबैक सिंगर थे। उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए तकरीबन 4000 गाने गाए। 1980 की दहाई में बेंजामिन सिस्टर्स ने पाकिस्तान टेलीविजन पर कौमी व मिली नगमात गाकर पाकिस्तान के बासियों के दिलों को मोह लिया। दौरे हाजरा में मौसीकी की दुनिया में गिम्बी के नाम से जाने जाने वाले लुइस जेपेंटो एक बहुत ही काबिल ड्रमर है। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान में नाम कमाया बल्कि मगरबी अमेरिका और शुमाली अमेरिका में भी अपनी छाप छोड़ी है। पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टूडियो कोक स्टूडियो और नेस्कैफे स्टूडियो में उनकी खिदमत को बेहद सराहा जाता है। 2 भाई बनाम हारून शारून, जिनको लियो ट्विंस के नाम से जाना जाता है, उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जलते शोला में ईंधन का काम किया और अपने अनमिट नकूश छोड़ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने पाकिस्तानी मसीही गीतों और गानों की धुनों को बजाकर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सरहद पार भी मौसीकी के आशिकों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। गर्ज हम ये कह सकते हैं, किसी भी कौम, मुल्क, माशरे की तरक्की और सरफराजी तब आती है जब वो एक कौम होकर काम करते हैं, जहाँ पर तासुब, हसद, मजहबी फिरकावारियत, गैर जरूरी मुकाबलाबाजी, हकूक की गैर मुनसफाना तकसीम, अदल का कत्ल और मुसावी शहरियत जैसे इंसानी हकूक की हाकतुल्फी जब होती है तो फिर कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। मसीहियों की कुर्बानियाँ और उनकी कोशिशें हमेशा मुल्क पाकिस्तान के लिए रही हैं और न सिर्फ ये सब लोग बल्कि मुल्क पाकिस्तान के तमाम खादमीन, कलीसियाएँ भी मुल्क पाकिस्तान के लिए दिन रात दुआएं करने में मसरूफ हैं और वो हमेशा दिल से मुल्क पाकिस्तान को सरबुलंदियों पर देखना चाहते हैं। गर्ज हमें इस बात को सीखने की ज़रूरत है कि हम हर मैदान में मेरिट पर काम करना सीखें और मुनसफाना तौर पर हर एक बात की तकसीम और हर एक हकूक की तकसीम करना सीखें। जब हम में और हमारे माशरे में ये अवामिल आ जाएंगे तब यकीनन काबिलियत और सलाहियत, ज़ाती मफादात और हसद जैसे नापाक अनासर पर गालिब आएगा और यकीनन हम फतहमंदी को छुएंगे। एक तहकीक के मुताबिक तकसीम पाको हिंद के वक़्त पाकिस्तान की आबादी का कुल 40% हिस्सा अक़लियती अवामुल नास पर मुश्तमिल था, लेकिन 2017 में हुई मरदमशुमारी के मुताबिक जो शुमारियात पाकिस्तान स्टैटिस्टिक ब्यूरो की तरफ से जारी किए गए उसमें पाकिस्तान में अक़लियतों का तनासब तकरीबन 4% के करीब रह गया है। अगर 40% 4% में बदल जाए तो ये वो लम्हा है, ये वो मुकाम है, ये वो वक़्त है जहाँ पर इस मुल्क के शहरियों को, कायदीन को और नुमाइंदगान इस बात को सोचने की ज़रूरत है कि इतनी बड़ी गिरावट आई कैसे। अगर हम ऐसा नहीं कहेंगे तो मुमकिन है कि ये तनासब और गिरता गिरता नीचे चला जाए, जो हमारे माशरे के लिए ख़तरा और हमारे मुल्क व कौम के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए हम सबको चाहिए, चाहे हम किसी भी कौम से हों, किसी भी मज़हब से हों, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी नस्ल रंग से हमारा ताल्लुक़ हो, हम सब मिलकर
मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए काम करें, क्योंकि हम इन सब से बढ़कर पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।